हेलो डियर आईसी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू करियर एग्जाम्स। आज का हमारा चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, जिसमें हमको देखना है राइज ऑफ फॉसिज्म एंड मुसोलिनी और राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर। इसका सिलेबस क्या है? कॉजेस फॉर द राइज ऑफ फॉसिज्म इन इटली एंड राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मुसोलिनीज फॉसिस्ट एंड हिटलर्स नाजी आइडियोलॉजी, या हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ फॉसिज्म एंड नाजिज्म। ठीक, इतना सा। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि आपकी जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको केवल इतना सा पढ़ना है, तो आप इतनी जल्दी बात तो मानोगे नहीं। ठीक, क्योंकि अभी आप हमसे नए जुड़े हो। तो वो मनवाने के लिए मैंने क्या किया है, अभी आपका जो 10 ईयर आते हैं उस 10 ईयर से मैंने क्वेश्चंस उतार लिए हैं, और इसका जो आउटकम है वो इतना सा है कि ये जो चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये जिस क्वेश्चन में आता है वो कॉमन क्वेश्चन बनता है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। बात समझ में आ रही है? यानी कॉमन क्वेश्चन बनता है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और वर्ल्ड वॉर का, इसलिए इस चैप्टर से पूछा जाने वाला कंटेंट छोटा होता है। अब जैसे अगर हम आपकी बुक देखें, मान लो हम मॉर्निंग स्टार की बुक देखते हैं, तो इसमें चीजें दी हुई हैं काफी ज्यादा डिटेल में। जैसे कॉजेस तो दिए हुए हैं, कॉजेस के अलावा इसमें दिए हुए हैं एम्स दिए हुए हैं और कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, फासिज्म के भी और नाजिज्म के भी, जो कि नहीं पूछे जाते। अब अगर इन चीजों को नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर काफी छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया जिसमें कभी नहीं पूछे गए। जैसे हम थोड़ा बोल के आपको क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि हमेशा लिखते रहते हैं, लेकिन आज बोल के बता देते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ फॉसिज्म एंड नाजिज्म। सिमिलैरिटी पे बात हुई है, यानी इस वाले सेक्शन से। 2022 में क्वेश्चन आया है, हिटलर की इमेज दी हुई थी और उसमें लिखा था आइडेंटिफाई द लीडर इन द पिक्चर, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस्ड बाय हिम। यानी बस इतना बताना था, हिटलर, और फिर बताना था नाजिज्म। ठीक, 2022 में ही सेकंड क्वेश्चन आया था, स्टेट एनी टू सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ द डिक्टेटर्स। यानी वही चीज है कि यही चीज है कि दोनों डिक्टेटर हिटलर और मुसोलिनी की आइडियोलॉजी में सिमिलैरिटी क्या है, या नाजिज्म और फासिज्म में सिमिलैरिटी क्या है आइडियोलॉजी में, यही चीज। ठीक, 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2029 में एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का एक ABCD में से कोई एक, क्योंकि मैंने कहा ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेकर के कॉमन क्वेश्चन होता है ये। तो आया था, स्टेट एनी 3 रीजंस फॉर द राइज ऑफ फॉसिज्म इन इटली। ठीक, यहां से 2018 में क्वेश्चन आया था, एक नंबर वाला, यानी जो पार्ट फर्स्ट में आता है, सिमिलैरिटी बिटवीन फॉसिज्म एंड नाजिज्म। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2016 में आया था, स्टेट 3 फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ फॉसिज्म, और आया था स्टेट 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फॉसिज्म। ठीक, तो इससे आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि आपको इम्पैक्ट वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, इम्पैक्ट या एम ये चीज नहीं पढ़ना है, बस कॉजेज पढ़ना है कि क्यों इनका राइज होता है। ठीक है, और कॉजेज हमने यहाँ पे लिखे हैं। अभी देखना, ये आपको इतनी आसानी से 20 या 25 मिनट की वीडियो में आपको याद करवा देंगे कि आपको खुद एक सरप्राइज होगा कि हमको कैसे याद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि भाई डिक्टेटरशिप है ये दोनों, कौन सी? नाजिज्म भी है और फॉसिज्म भी है। ठीक है, तो जब ये आइडियोलॉजी ही किस चीज की? डिक्टेटरशिप की है। ठीक, और उसी हिसाब से जो फॉसिज्म के फादर कह लो, बेनिटो मुसोलिनी है, वो डिक्टेटर हैं, कहाँ के? इटली के। और जो नाजी के हिटलर हैं वो कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है, एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम है, बेनिटो मुसोलिनी इनका पूरा नाम है। अगर आप फासिज्म का मीनिंग देखो तो फासिस्ट, जो फासिस्ट वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, उस फासिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, लकड़ी का एक बंडल होता है। तो उसमें ये कि हम लोग एक यूनाइट तरीके से रहेंगे, जिससे कि हमारे ऊपर कुछ होना। तो अगर राइज पे पहले कॉमन बात कर ले, हेडिंग में आने के पहले, तो आप केवल इतना जान लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये दोनों जो कंट्रीज होते हैं ये अपने अपने तरीके से लॉस उठाते हैं। ठीक है, अपने अपने तरीके से, और इनका काफी ज्यादा लॉस होता है। उस लॉस से उबरने के लिए
और भी कंट्रीज होती हैं, मतलब डिक्टेटर से कोई ऐसा नहीं है केवल यहाँ पे दो ही हुआ, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वार के लिए प्राइमरली यही रिस्पॉन्सिबल हुई सेकंड वर्ल्ड वार के लिए, इसलिए इनका मेंशन काफी ज्यादा होता है। बाकी उस समय स्पेन में, रशिया में, इटली में, जर्मनी में, जापान में, इन सब कई जगह पे जो है डिक्टेटरशिप राइज हो रही थी। ठीक, हालांकि वर्ल्ड वार के ठीक तुरंत बाद में, यानी जब 1919 में समझ लो, ठीक है, 18 में वर्ल्ड वार फिनिश हुआ, 1919 में वर्साई ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, उसके बाद में डेमोक्रेसी राइज होती है, यानी सब कहीं डेमोक्रेसी पहुंचती है, डेमोक्रेसी का बोलबाला होता है, लेकिन डेमोक्रेसी चल नहीं पाती है। ठीक, तो चलो आते हैं कॉजेस पे। अच्छा, ये हमने लिखे हैं फासिज्म के कॉजेस, ये नाजिज्म के कॉजेस लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर इतनी ही हेडिंग याद कर लोगे तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं नाजिज्म के लिए। मतलब कुछ चीजें, जैसे अब यहाँ पे मुसोलिनी नहीं, यहाँ पे हिटलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हिटलर नहीं मुसोलिनी हो जाएगा अगर ये चीज यहाँ से चेंज करोगे, लेकिन ज्यादातर ये कॉमन है। ठीक, तो देख लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पे है डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में पढ़े हुए वीडियो हमारे चैनल पे भी है कि वर्साई की ट्रीटी के आपने टर्म्स देखे हैं कि वर्साई की जो ट्रीटी होती है, ठीक, वो कहीं ना कहीं जब आप अभी सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ोगे तो उसके कॉजेज में जाओगे तो सबसे मेन काज सेकेंड वर्ल्ड वार का है ट्रीटी ऑफ वर्साई। और इसीलिए कहा जाता है किसी को इतना भी मत दबाने लगो कि वो बेशरम हो जाए, किसी को इतना मत मारो कि वो बेशरम हो जाए, फिर इसके बाद में वो उसके अंदर हर तरीके का डर ही निकल जाए। और यहाँ पे यही किया गया कि डर ही निकाल दिया गया इन लोगों के अंदर से, इतना ज्यादा दबा दिया गया। तो हालांकि वर्साई की ट्रीटी से ये भी अफेक्टेड थे, इटली भी और जर्मनी भी अफेक्टेड थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से अफेक्टेड थे, जिन पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन कॉमन चीज क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साई दोनों में है। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस इटली में भी थी और जर्मनी में भी थी, ठीक, दोनों में। और इकोनॉमिक क्राइसिस, हालांकि इससे भी दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके से परेशान थे, ठीक है। ये इनकी परेशानी का एक कारण एड ऑन हो जाता था और इनमें केवल एक ही कारण था, वो कारण केवल इतना ही कि भाई कहीं भी जब वॉर होता है तो वॉर के जस्ट बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब ये हेडिंग आपको इधर मिल तो नहीं रही है, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी केवल यही नहीं है, इटली में ही नहीं है, वो यहाँ पे जर्मनी में भी है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। फिर थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म पैदा हुआ था रशिया से, और कम्युनिज्म ये कुछ आइडियोलॉजी है या सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल क्लासेस हैं या इकोनॉमिक, मतलब कई तरीके से, मतलब ये इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, कई चीजों की आइडियोलॉजी मिला करके है। तो जैसे कैपिटलिस्ट होता है, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट में जो इकोनॉमी होती है वो आपके जो भी ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके हाथ में होती है। वहां पे किसी के भी जो है रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उन सबको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहां पे वर्कर्स का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो ही जाता है। लेकिन जो कम्युनिज्म है, कम्यून वर्ड से बना है, इसमें होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो इकोनॉमी है या स्टेट है वो कुछ लोगों के मतलब वो एक तरीके सोसाइटी के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थॉट है, जो कैपिटलिस्ट थॉट है, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगी, ठीक है। तो जो कम्युनिज्म ग्रो हो रहा था उससे इटली में भी दिक्कत होने वाली थी और जर्मनी में भी दिक्कत होनी थी। इस दिक्कत से निपटने के लिए भी इस आइडियोलॉजी जो है, ये आइडियोलॉजी राइज होती है। फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अब ये हेडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज रिस्पॉन्सिबल यहाँ भी है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जब फेल हुआ तभी सेकेंड वर्ल्ड वार और इवन ये दोनों लीडर बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, ये दोनों राइज हुए, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस का फेलियर और लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। इटली में मुसोलिनी था और यहाँ पे वही करिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर, या वही चीज लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय हिटलर, वही चीज सेम बात हो जाती है। तो चलो पढ़ते हैं और थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे। अब डिसकंटेंटमेंट आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई। चलो भाई बताओ कि वर्साई की ट्रीटी से डिसकंटेंटमेंट इटली को क्यों होती है। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, जैसे अगर दो ग्रुप वर्ल्ड वार के थे, जिसमें कौन कौन से थे आपके सेंट्रल फोर्सेस थी और एलाइड फोर्सेस थी। तो जब वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, जब ग्रुपिंग बन रही थी, उस समय इटली तो था आपके सेंट्रल पावर की तरफ से, यानी जर्मनी वगैरह की तरफ से, लेकिन हुआ क्या, ये जर्मनी की तरफ से लड़ा ही नहीं, ये बाद में पहुंच गया एलाइड फोर्सेस की तरफ से, यानी उसके अगेंस्ट में लड़ाई किया। और क्यों किया, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ ब्रिटेन हुई थी, हम बेटा ज्यादा लिख नहीं रहे, लिखना होगा तो आप लिख लेना या ऐसे सुन लो, दोबारा जो रिवाइज करना होगा तो फिर वीडियो डबल स्पीड पे करके सुन लेना।
तो ट्रीटी ऑफ ब्रिटेन में ये हुआ कि इसको कुछ लालच दे दिया गया, किसको, इटली को कुछ लालच दे दिया गया कि जब हम लोग जीतेंगे तो तुमको कुछ टेरिटरी दे देंगे, और कई तरीके की इस तरीके का होता है। तो इटली उनके बातों में आ गया और इसने एलाइड फोर्सेस की तरफ से वार में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब वर्साई की ट्रीटी होती है, ठीक है, तो अलग हर स्टेट से लीडर जाते हैं, मतलब जो उसमें ज्यादातर हर स्टेट के विनिंग वाले होंगे ही, बाकी यहाँ से कैसर विलियम थर्ड गया हुआ था जर्मनी से, जिसको खाली वहां पे ट्रीटी करनी थी। सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए उन लोगों के थे जिनमें इन लोगों को रिप्रेशन भरना था, इनकी कॉलोनी छीन लेनी जानी थी, इनकी आर्मी रिस्ट्रिक्ट कर दी जानी थी, इनकी नेवल शिप्स सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दी जानी थी, वार रिप्रेशन लगाए जाने थे जर्मनी पे, जर्मनी एंड सेंट्रल फोर्सेज जो थी उन सब पे, यानी जो लोग रिस्पॉन्सिबल माने गए किसके, वर्ल्ड वार कराने के, उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जिस वजह से ये वहां शामिल हुआ था, तो इसका लीडर जो वहां पे जाता है उसका नाम होता है क्या, ऑरलैंडो। ये वहां पे जाता है तो इसको एक बेइज्जती जैसी इसकी करी जाती, वहां पे इटली को कुछ नहीं दिया जाता, ठीक। बस इतना साफ समझ में आया कि इनको डिसकंटेंटमेंट किस बात की हुई, कि जिस बात का वादा करके इनको वर्ल्ड वार में लड़ाया गया था, वर्ल्ड वार के बाद में इनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक। तो मिलता तो ऐसे कुछ नहीं है इनको, ठीक, लेकिन वर्ल्ड वार में लॉसेस तो भाई होती है, और किस चीज, भाई मैन की, ठीक है, यानी मैन मतलब आदमी सीधे सीधे मरेंगे, मनी का लॉस होगा, ठीक है, इंडस्ट्री लॉस में जाएंगी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर लॉस में जाएंगे, ये सब कॉमन है, ठीक है, ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमन में जाएंगे, ट्रेड नुकसान में जाएगा, ठीक है, कंट्रीज पे डेट आएगा यानी कर्जा आएगा, ये सब यहाँ पे होगा। तो आपने देखा कि इनका डिसकंटेंटमेंट क्या था, फिर से एक लाइन में जान लो कि इनको जो वादे किए गए थे वार में पार्टिसिपेट करने के, वार के बाद में इनको कुछ नहीं मिला, ठीक, और जबकि लॉस तो इन्होंने उठाया ही। लेकिन नाजी जो जर्मनी है वहां पे ट्रीटी ऑफ वर्साई का क्या हुआ, अफेक्टेड तो ये भी थे लेकिन ये दूसरी तरीके से थे, क्योंकि ये हारी हुई पार्टी थी तो इनको विक्टिम बनाया गया था, किस चीज का, विक्टिम कहेंगे, क्या कहेंगे, पूरी तरीके से इनको जिम्मेदार बनाया गया था किस चीज का, कि वार जो है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ठीक, इनको जिम्मेदार बनाया गया। तो ये हुआ कि तुम सबका हर्जाना भरो, यानी वार रिपेरेशन भरो, जिसका जितना खर्चा हुआ है, इसकी जितनी कॉलोनीज थी वो सब छीन ली गई। और बताओ ये जैसे कहते हैं, जैसे ये यहाँ लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुआ, ट्रीटी होती है पीस स्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन पीस स्टेब्लिश ऐसा कुछ नहीं था भाई, पीस स्टेब्लिश करना था तो अगर इसकी कॉलोनी तुम छीने थे तो छीन के आपस में बांट लिए, तो क्या इससे कोई सेटिस्फाई होगा, तुमने इसमें किया क्या सही किया, ठीक। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के आप सारे टर्म्स पढ़े हुए हो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन उसमें जान लो कि जैसे इसके ऊपर $33 बिलियन का, ठीक है, वार डिप्रेशन का सीधा अमाउंट लगाया गया कि इतना अमाउंट तुम भरो, कॉलोनी जिसकी सारी छीन ली गई उसको लोगों ने आपस में बांट लिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो माइंस थी, ठीक है, जैसे सार का फील्ड, ठीक है, कोल माइन था वो, ठीक है, राइनलैंड, ये सब फ्रांस को दे दिए गए। इसके अलावा इसकी आर्मी जो है वो 1 लाख तक लिमिटेड कर दी गई। इसके पास में जो भी आर्मी शिप्स थी वो एक को आर्मी शिप्स को इनको नहीं परमिट किया गया, एक भी इनको मतलब जो एयर फोर्स की एक भी इनको जो वार प्लेन्स होती हैं वो इनको परमिट नहीं करी गई। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इसको क्रश कर दिया गया था, और जब इस तरीके से क्रश किया जाएगा तो उसको इतनी बदनामी होगी कि वो बदला लेना चाहेगा, वो ये नहीं मानेगा कि हमारी गलती थी तो क्या इतनी बड़ी गलती थी। तो ये चीज यहाँ पे हुई। और इकोनॉमिक क्राइसिस में देखो कि ये क्राइसिस तो वार के बाद इसको भी होंगी, वार के बाद में ये क्राइसिस तो इनको भी होंगी, लेकिन साथ में ऊपर से ये वार रिपेरेशन भी इनको भरने थे, तो यहाँ पे ये चीजें और डबल हो गई थी, ठीक। और ऐसे सिचुएशन में इन दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे या दोनों कंट्रीज की जो नीड थी उनको अल्टीमेटली यही चाहिए था कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें और कैसे हम अपनी इज्जत बचाएं, कैसे जो हमारी पास्ट ग्लोरी है, यानी यहाँ पे रोमन एम्पायर की बात होती थी, यहाँ पे जर्मन एम्पायर की बात होती थी, उसको कैसे रीगेन करें,
और रीगेन करने के लिए एक उन लोगों को एक काफी पावरफुल लीडर चाहिए था, और उस टाइम वही पावरफुल लीडर अपनी आइडियोलॉजी के साथ में जर्मनी में इटली में बेनिटो मुसोलिनी निकल करके आता है, और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मैंने कि जैसा स्टार्टिंग में बताया कि 1919 में सब कहीं पे डेमोक्रेसी अपना फॉर्म ले रही थी, डेमोक्रेसी क्या हो रही थी, राइज हो रही थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं चल रही थी। एग्जाम्पल आप एक जान लो कि 1919 से 1921 के बीच में इटली में 6 कोएलिशन गवर्नमेंट बनती हैं। मतलब एक तो कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं आती, कोएलिशन का मतलब कई पार्टी मिलकर गवर्नमेंट जब बनाए तो उसको कोएलिशन कहते हैं। और कोएलिशन वैसे भी जल्दी नहीं चल पाती, क्योंकि सबकी जो पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं उनकी सबकी अपने आप में अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। अगर आप न्यूज देखते होगे तो अभी प्रेजेंट में कोएलिशन जिसका नाम इंडिया पड़ा है, उसमें बहुत सारी पार्टी जो जिनकी आइडियोलॉजी सेम है ही नहीं, वो बस इसलिए कि एक स्ट्रांग अपोजिशन खड़ा कर सके एनडीए के अगेंस्ट में। एनडीए अब से इंडिया नहीं कहा, यानी बीजेपी जिसको मेनली जानते हैं, उनके अगेंस्ट में खड़ा कर सके, इसलिए वो बन गई। लेकिन कोई आइडियोलॉजी सेम है ही नहीं, तो वो चल पाएंगी, इस पर ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और चल पाएंगी तो सब अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करेंगे तब तो चल पाएंगे। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी की वजह से बताओ कि 1990 से 1923 के बीच में 6 कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होकर के और वो खत्म हो गई। तो जब सरकार अगर कहीं की यानी कहीं गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं है तो उसके लॉसेज उठाने पड़ेंगे। भाई जब सरकार ही सही नहीं है तो वहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, वहाँ पे काफी ज्यादा क्राइम्स होंगे, और इस तरीके से वहाँ के लोग परेशान होंगे। तो वो लोग ये चाहेंगे कि भाड़ में गई डेमोक्रेसी, हमको तो पहले एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक पावरफुल लीडर चाहिए जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। तो यानी एक डिमांड तो पब्लिक से ही होना शुरू होती है। ठीक, और बस एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो उनकी नब्ज को पकड़ पाए और उनके हिसाब से कहाँ बोलना है और क्या बोलना है जाने, और उस हिसाब से काम करे। ठीक, तो भाई इधर हेडिंग तो नहीं है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, लेकिन क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जर्मनी में भी थी? हाँ भाई बिल्कुल थी। जर्मनी में भी 1919 से लेकर के और 1933 के बीच में, ठीक 1933 जब जो है हिटलर चांसलर बना, 1933 में जब हिटलर चांसलर बना उस टाइम तक यहाँ पे 21 टाइम्स, ठीक है 21 टाइम्स यहाँ की जो मिनिस्ट्री थी वो बदली जा चुकी थी, और 12 टाइम्स यहाँ के चांसलर यानी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता था वो बदले जा चुके थे। यानी कितनी इनस्टेबिलिटी यहाँ पे थी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वान हिंडनबर्ग थे, वो कुर्सी बदलवाते बदलवाते और ओथ दिलवाते दिलवाते परेशान हो चुके थे। ठीक, समझ में आ रहा है आपके? तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे भी थी। अभी तुम ही बताओ, तुम्हारे देश भारत में अभी सरकार बार बार बदले, ठीक है, मिड इलेक्शन होते रहे, बार बार इलेक्शन होता रहे, तो क्या खुद ही आप अपने आप से बताओ, क्या आपको परेशानी नहीं होगी? क्या देश में लॉ एंड ऑर्डर उसी तरीके से चल पाएगा? जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या लॉ एंड ऑर्डर चल पाएगा? भाई नहीं चल पाएगा। ठीक, अब आ जाओ, तो ये दोनों हेडिंग हम दोनों में देख लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इटली का देख लिए और जर्मनी का भी हम थोड़ा बात कर लिए। थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का जो थ्रेट था, मैंने कम्युनिज्म के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है, कम्युनिज्म क्या था। जैसे जर्मनी में भी और इटली में भी, ठीक है, इंडस्ट्रीज थी और प्रोडक्शन था, वहां पे कैपिटल वाले लोग थे। लेकिन रसिया में उन्होंने देखा था, ठीक है, तो वहां पे जो कम्युनिस्ट थे वो सीधे इंडस्ट्रीज को कैप्चर कर लेते थे, इंडस्ट्रीज को, और इस तरीके से जो कम्युनिस्ट पावर आ रही थी उनसे उन इंडस्ट्रीज को बड़े ज्यादा पैसे वालों को दिक्कत थी। ठीक, तो वहां से क्या होना शुरू होता है, ठीक है, ये हेडिंग आपको यहां भी मिल जाएगी, कम्युनिज्म वाली कहाँ है, एंटी ग्रोइंग, ये यहां भी मिल जाएगी। इन दोनों लोगों, ये दोनों जगह कॉमन हेडिंग है। तो यहाँ के जो कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी दिक्कत थी और यहाँ की जनता को भी दिक्कत थी, क्योंकि एक सेट सिस्टम में चल रहे थे और उसके जो कॉन्स थे कम्युनिज्म के वो लोग देख रहे थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट से इनको यानी यहाँ पे फासिस्ट को और यहाँ पे नाजी को फंडिंग मिल गई, यानी पैसा भी ज्यादा मिला, फंडिंग मिली और सपोर्ट मिला। ठीक, फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये दोनों की तरफ दोनों का कॉमन टॉपिक है। लीग ऑफ नेशंस फेल होता है, फेल कई कारणों से होता है। पहला तो ट्रीटी ऑफ वर्साई ही जो हुई, जो वुड्रो विल्सन के जो 14 फार्मूलाज थे उनके बेस पर हुई, लेकिन ट्रीटी में वो फार्मूलाज कहीं अप्लाई हुए ही नहीं।
ठीक है, यानी जो पीस के फार्मूला डिसाइड किए गए थे, जिन जिन फार्मूलाज पे लीग ऑफ नेशंस बना, वो फार्मूला पहले ही वायलेट करे जा चुके थे। कहाँ पे? ट्रीटी ऑफ वर्साई में। यानी वहां पे हिटलर तो खड़ा होकर चिल्लाता था कि लीग ऑफ नेशंस जिन शर्तों पे बना है, वो शर्त तो पहले लीग ऑफ नेशंस बनाने वालों ने ही खत्म कर दी है, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी बनती ही नहीं है कि हम इनको फॉलो करें। और जब जो है अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया, जब जो है चाहे इसने अपनी मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी, यानी एक एक करके जब ट्रीटी का वायलेशन करना शुरू किया हिटलर ने, और एक एक करके जब जो पीस ट्रीटीज थी उसका वायलेशन, या लीग ऑफ नेशंस के जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स थे, उनका वायलेशन जब इसने करना शुरू किया, तो कोई कंट्रीज कुछ कर नहीं पाई ना, तो वहां पे लीग ऑफ नेशंस कुछ कर पाया। और सीधी बात है, मान लो कोई एक मीडिएटर बना हुआ है, जो दो पार्टियों में झगड़ा शुरू हो, मीडिएटर कुछ ना कर पाए तो झगड़ा बढ़ जाएगा। और लीग ऑफ नेशन से छोड़ दो, अभी यूनाइटेड नेशन से अभी पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें अभी आप देखोगे कि अभी बहुत सारे, जैसे अभी यूक्रेन रूस का चल रहा है, क्या वो कुछ कर पा रहा है? इंडिया चाइना के झगड़े में कुछ कर पा रहा है? पाकिस्तान हमारी जमीन इतने साल हो गए हड़पे बैठा है, कुछ कर पा रहा है? तो जब वो नहीं कर पा रहा है, तभी तो झगड़े लड़ाई होते हैं, या मिलिटेंट आइडियोलॉजी बढ़ती है। तो ये चीज फिर लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी, जो चीज की जरूरत थी वो सब वहां पे आके मुसोलिनी ने किया। एक पावरफुल लीडर की जरूरत थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट की लीडर जरूरत थी, और वो सीधी सी बात एक टोटलिटेरियन पावर की तरफ से आनी थी। और उस टाइम वहां की जनता को भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाद में जो असली चेहरा इन लोगों ने दिखाया वो जनता को भी नहीं पता था। तो वो जब वहां पे आया, इन लोगों को, चाहे मुसोलिनी हो हिटलर हो, इनको ये पता था कहाँ बोलना है और कब बोलना है। ओरिटोरिकल जो स्किल थी वो काफी बढ़िया थी इन लोगों की। इन्होंने एक तेज तर्रार स्पीचेज ये लोग देते थे, इन्होंने जनता को वादा किया कि यहाँ पे इटली में इन्होंने कहा हम जो ग्रेट रोमन एम्पायर था वैसे ही ला देंगे, और हालांकि लेकर के आए, इन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आए, इंडस्ट्रीज ग्रो करी। अब आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पढ़ना है इसके इस्टेब्लिशमेंट के, नाजिज्म फासिज्म के, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा सब कुछ सही कर दिया। लेकिन पावर अल्टीमेटली टोटलिटेरियन थी। इनकी आइडियोलॉजी में बहुत चीजें ऐसी थी, जैसे अपने यहाँ क्या चलता है कि हाँ, जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक, दिव्यांगजन जिनको कहेंगे, या इस तरह जो लोग हैं या जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको हम लोग सहारा देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, ये सब चीजें होती वहां पे नहीं था। अगर आप हल्का सा भी कमजोर हो तो आपको मार के किनारे कर देंगे। देश को किसी कमजोर की जरूरत नहीं, वहां सेंटर में केवल स्टेट है, और स्टेट के लिए किसी को भी कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। ये आइडियोलॉजी उनकी थी, ठीक। तो यही चीज हिटलर में था। अच्छा, अब यहाँ पे जो टॉपिक छूट गए वो इधर से देख लो, रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट, अब देखो क्या ये टॉपिक इधर भी होगा? हाँ बिल्कुल, इधर भी अप्लाई होगा। मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसको कह सकते हो कि एक तो होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये अच्छी चीज है, लेकिन एक मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ठीक है। या कह सकते हो उसको कह सकते हैं क्या नाम देंगे, एक नेशनलिज्म होता है और उसको नाम देंगे आप, चलो अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस टाइप के, जैसे एक होता है कि हाँ हमारा देश महान है, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपको हमारा ही देश महान है और दुनिया में कोई देश रहने ही नहीं चाहिए, ठीक। तो इस तरीके की नेशनलिज्म राइज होना शुरू हुई। मिलिटेंट नेशनलिज्म की लेबेंसराम, एक वर्ड है, लेबेंसराम का मतलब होता है द प्लेस ऑफ लिविंग। ये उस समय आइडियोलॉजी आई थी, रेटजेल एक ज्योग्राफर हुए, उन्होंने दी थी, हिटलर ने उसको सीधे ऑक्यूपाई किया कि हाँ, और उसने एक आर्यन रेस की आइडियोलॉजी रखी कि जो जर्मन्स हैं वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं और दुनिया में राज करने के लिए वही बने हुए हैं, ठीक है, उन्हीं का एम्पायर होना चाहिए, बाकी सबको उनके अंडर में काम करना चाहिए और पूरी दुनिया पे। अच्छा, एक चीज जान लो, हिटलर की और इंडिया की खूब बनती हुई, इंडियंस भी आर्यन रेस के माने जाते थे जैसे कि जर्मन थे। तो मानो थोड़ा खुश हो लो या कुछ रिलेट कर लो, जो भी हो, ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा जो है एंटीसेमिटिक प्रोपेगेंडा था, एंटीसेमिटिक माने एंटी ज्यूज प्रोपेगेंडा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की हार हुई थी उसका रिस्पॉन्सिबल ये लोग जर्मन ज्यूज को मानते थे कि उनकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो पूरी तरीके से जिनोसाइड हुआ, जितने ज्यूज थे सबको मार गिराया गया, मार के खत्म कर दिया, गैस चैम्बर में डाल दिए गए। ये बहुत एक नृशंस घटना थी वर्ल्ड हिस्ट्री की। इसके अलावा भी मैंने जैसा कहा कि जो भी हैंडीकैप्ड थे या इस तरीके से थे उन सबको मार दिया गया, ठीक। एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग अपोजिशन, वो भाई ये भी दोनों जगह है भाई, स्ट्रांग अपोजिशन एब्सेंस है तभी तो यहाँ 6 बार गवर्नमेंट बने, 21 बार गवर्नमेंट बन रही है। और जहां पे अपोजिशन होता ही नहीं है, कोई विरोध करने वाला होता ही नहीं है,
डिक्टेटरशिप वहीं तो फैलती है, टोटलिटेरियन पावर वहीं तो पैदा होती है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई टोकने वाला ही नहीं है। भले हम पहले से डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी जब अपोजिशन होती है तो उसमें जब कुछ गलत करो तो अपोजिशन टोक देती है कि नहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन तुम डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट हो ना, जैसे जब हिटलर बना था तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बना था, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन से ही गया था, बाद में इसने सब कुछ उलट पुलट दिया। तो जब अपोजिशन नहीं होता तब ये चीजें होती हैं, ठीक। और हिटलर की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी पे हम लोग बात कर ही लिए। तो होप आपको अच्छा लिखने को ज्यादा से ज्यादा 4 रीजन्स आते हैं, ठीक। 7 रीजन्स यहाँ पे हैं, 6 रीजन्स यहाँ पे हैं, और मैंने जब इधर उधर दोनों कंपेरिजन कर दिया तो आई थिंक आप अगर 15 रीजन लिखने होंगे तो भी आप आराम से इसमें लिख सकते हो। हम बुक पढ़ने से कभी नहीं मना करते, आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा, इसके बाद में आप बुक पढ़ के देख लेना। अब हम लोग क्या देखेंगे, बस नाजिज्म और फासिज्म के बीच जो आइडियोलॉजी की सिमिलरिटी है, ठीक है, वो उतना हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इनकी आइडियोलॉजी में क्या सिमिलरिटी थी हम लोग एक देख लेते हैं। यानी दोनों सेम आइडियोलॉजी पे, इन सारी सेम आइडियोलॉजी पे काम करते थे। आइडियोलॉजी मतलब ऐसी विचारधारा जिसके हिसाब से लोग काम करें, कैसा वो सोचते हैं, कैसा अपने सपनों का देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला था टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल। टोटलिटेरियन जिसको ही डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, 1 मैन 1 रूल 1 पार्टी, ये सब क्या होता है, टोटलिटेरियन होता है, ठीक। इवन पार्टी कंसेप्ट भी नहीं था इसमें, क्या कह सकते हो था, मतलब जैसे नाजी पार्टी थी, ठीक। टू डिस्पाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रखना था इनको, ठीक, दोनों लोगों को। टू होल्ड दैट द स्टेट इज सुप्रीम एंड इट कुड सप्रेस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या मतलब, स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट सुप्रीम है, स्टेट सुप्रीम है, ठीक है, और उस स्टेट के वेलफेयर के लिए हम किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को या उसके फ्रीडम को इग्नोर कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। जैसे अभी अपने देश में क्या है, देश भी, स्टेट भी सुप्रीम है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग भी सुप्रीम है। जैसे चाइना में क्या है, चाइना ज्यादा तरक्की करते हुए तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की चीजें देखो, वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट या इन सब की लिबर्टी ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, उनके लिए कंट्री सुप्रीम है, उसके लिए जितने बलिदान चाहिए सब आराम से जाने दो। हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, उसके फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक बना है, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर कहीं वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे सारे कानून किनारे कर दिए जाते हैं, उसका फंडामेंटल राइट सेव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। टू अपहोल्ड 1 पार्टी एंड 1 लीडर, ठीक, टोटलिटेरियन रूल का ही ये एक्सटेंशन है कि 1 पार्टी 1 लीडर। टू बिलीव एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वही उग्र राष्ट्रवाद जिसके भी हम बात कर रहे थे कि एक नेशनलिज्म होता है कि अपना देश अच्छा है, लेकिन अपना ही देश अच्छा है, ये चीज। और इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब अपने जो कंट्री की बाउंड्री है उसको आगे बढ़ाना, एनेक्स करना दूसरी कंट्रीज को। टू रिगार्ड वार एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट, तो वार को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना कि हम हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में जैसे हिटलर का मानना था कि हमारे लोगों को रहने की ज्यादा जगह चाहिए, इनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और इसके लिए क्या है, हमको जो है दूसरी कंट्रीज को एनेक्स करना रहेगा। तो ईस्ट यूरोप में उसने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसने इसीलिए एनेक्स करना शुरू किया, और वार को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, ठीक है, जो लड़ सका वही तो ही महान है, और इस तरीके से वार ग्लोरीफाई था। ये दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी में था कि लड़ना ही ठीक है, लड़ेंगे तभी जो है हमारे इंटरेस्ट कामयाब होंगे। टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिस्टिक, ठीक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल, या ऐसे कह लो कि दो के दोनों एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, एंटी डेमोक्रेटिक थे और एंटी कम्युनिस्ट थे, ठीक। तो 3 या 4 सिमिलरिटी लिखने को आती है, 7 यहाँ पे हैं, 2-4 बार पढ़ोगे एग्जाम टाइम में 4 तो याद रह ही जाएंगी। तो बस इतना सा आपका चैप्टर था। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर डाला करो, जिससे हो सकता है कि कुछ चीजें, भाई इंसान ही हो, अगर कुछ कम रह जाए, छूट जाए, तो अगली वीडियो में उसे सुधार करी जा सके। थैंक यू एवरीवन।